हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो आप सभी को पता है कि क्लास 11th में आजकल हम इलेक्टिव का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। तो इलेक्टिव जो हमारा सिलेबस है इसमें हमारी 3 बुक्स चलती हैं। पहली हमारी बुक है अंतरा भाग 1, दूसरी है अंतराल भाग 1 और तीसरी है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं 11th और 12th दोनों के लिए ही। तो आप अभी तक जो है मे भी उसको देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा इजीली। अब हम आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्टिव में जो हमने अपनी जो बुक ली है वो अब मैं आजकल पढ़ा रही हूँ आपको अंतरा भाग 1 जो हमारी शुरू होती है वो गद्यखंड से शुरू होती है। तो गद्यखंड का आज हम जो अध्याय लेकर आए हैं वो है ज्योतिबा फुले, जो कि एक बहुत ही महान समाज सुधारक रहे। उनके और उनकी वाइफ यानी कि जो है के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमारे सामने प्रस्तुत किया है ये पूरा पाठ सुधा अरोड़ा जी ने। तो चलिए देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एज यूजुअल हमारी लेखिका सुधा अरोड़ा जी का जीवन परिचय, फिर पाठ की रूपरेखा और फिर पाठ का सार, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है सुधा अरोड़ा जी का जीवन परिचय। तो क्या दिया है लेखिका जी का जीवन परिचय। सुधा अरोड़ा का जन्म सन 1948 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ। उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में से प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में वर्ष 1969 से 71 तक अध्यापन कार्य किया। महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी सक्रियता एवं समर्थन देखते बनता है। तो महिलाओं के लिए जो वो सामाजिक कार्यक्रम करती रही वो काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले रहे उनके। चलिए अब हम आ जाते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियों के ऊपर। क्या है इनकी, सबसे पहले हम देख रहे हैं कहानी संग्रह। बगैर तराशे हुए युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास, एक औरत 3/4, रहोगी तुम वही, औरत की कहानी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनके उपन्यास पे। यहीं कहीं था घर। और कविता संग्रह इनका कौन सा है, देखिए, रचेंगे हम साझा इतिहास, कम से कम एक दरवाजा। इसके अलावा इन्होंने संस्मरण लिखे हैं जिनमें है दीवारों में चिन्ही चीखों के महाप्रयाण, आत्मकथा लिखी गुमशुदा दोस्त की तलाश, डायरी है जिंदा जुनूनों का कोलाज, आलेख है स्त्री विमर्श है आम औरत जिंदा सवाल, एक औरत की नोटबुक। इसके अलावा इनकी है संपादन इन्होंने किया है औरत की कहानी, मनु भंडारी के शिखर, मनु भंडारी की रचनात्मक अवदान, दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान। ये भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों के 2 संकलन हैं, यानी कि जो भारतीय जो कलाकार रहे उनके ऊपर लिखे गए ये संस्मरण हैं। अब आ जाते हैं इनके लेख संग्रह। इन्होंने एक लिखा है औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत। नाम देखिए और समझिए कि बहुत ही वृहत ये लेख रहा होगा। अब आ जाते हैं इस पाठ की रूपरेखा पर। पाठ में क्या दिया गया है, ज्योतिबा फुले जीवनी में लेखिका ने ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी द्वारा समाज में किए गए शिक्षा व समाज सुधार संबंधी कार्यों पर प्रकाश डाला है। तो ज्योतिबा फुले जी ने जो कार्य किए समाज को सुधारने के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए, खासतौर से स्त्री शिक्षा और समाज में जो विसंगतियां, छुआछूत जो भी व्याप्त था उसको मिटाने के लिए, तो सिर्फ इन्होंने अकेले नहीं रही, इनकी पत्नी ने भी इसमें बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम शामिल है। महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। यानी कि जब ये बहुत ही उच्च लोगों की जो प्रतिनिधि नाम शामिल किया गया समाज सुधारकों में, तो उसमें ज्योतिबा फुले का नाम नहीं रखा गया। रीज़न ये था कि इस सूची को बनाने वाले ही उच्च समाज के लोग थे और इन्होंने इस उच्च समाज को सबसे बड़ी ठेस पहुंचाई थी क्योंकि इन्होंने छुआछूत खत्म करने की बात करी थी, जाति पाति खत्म करने की बात की थी। इसीलिए इस उच्च वर्गीय समाज ने जो 5 समाज सुधारकों के नाम लिए उसमें इनका नाम शामिल नहीं किया। ज्योतिबा द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। इनके मौलिक विचार हैं गुलामगिरी, शोकयार्चा आसूण यानी किसानों का प्रतिशोध,
सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। ठीक है, तो ये तो थे क्या इनकी, हमने देखा पाठ की रूपरेखा। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं पाठ के सार पे, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहाँ पर दिया है, एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में ज्योतिबा फुले ने भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए, जब हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था तब ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, तो उससे पहले ही आप ये मान लीजिए कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा छुआछूत, जाति पाति व्याप्त हो चुका था। तो अब इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने देखा कि समाज में स्त्रियों का तो कोई दर्जा ही नहीं है, और साथ ही इतनी ज़्यादा ऊंच नीच जाति पाति है कि मतलब समझ लीजिए जो नीच जाति के, जो निम्न जाति के लोग होते थे, उनको गांव के बाहर ही रखा जाता था, गांव के अंदर नहीं लाया जाता था। उनके लिए कुएं अलग होते थे, उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। मतलब बहुत तरह तरह के रिस्ट्रिक्शन थे। ये सारी चीज़ें देखकर ज्योतिबा फुले बहुत ही ज़्यादा दुखित होते थे। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को बदलने का एक तरीके से जो है ठाना। परंतु जिन 5 समाज सुधारकों के नाम इतिहास में लिए जाते हैं उनका नाम नहीं शामिल किया गया, क्योंकि इस सूची को बनाने वाले उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। उन्होंने पूंजीवादी पुरोहितवादी मानसिकता का खुलकर विरोध किया, यानी कि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पूंजी है, जो ब्राह्मण पुरोहितवादी यानी कि जो लोग ब्राह्मणता को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, ऐसे लोगों का हमेशा खुलकर विरोध किया, जिसके प्रमाण है उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज और क्रांतिकारी साहित्य। तो उन्होंने ये 2 चीज़ें स्थापित करी। क्यों स्थापित करी? रीज़न ये था, वो चाहते थे कि समाज में सबको बराबरी का हिस्सा मिले। वर्ण जाति और वर्ग व्यवस्था के विरोधी थे। ठीक है, जो समाज में वर्ण थी, जातियां थी, जो अलग अलग वर्ग बनाए गए थे, ये इसका पूरी तरीके से विरोध करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण जाति वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। यानी कि अगर वर्ण रहेगा, जाति रहेगी और वर्ग रहेगा, ये तीनों एक दूसरे के साथ ही बंधे हैं। अगर इसमें से हम एक को भी हटाने की कोशिश करते हैं तो वो दूसरे को सहायक, तो दूसरा सहायक दे देगा। मतलब अगर हटाना है तो इन तीनों को ही आपको जड़ से हटाना होगा, किसी एक को हटाने से काम नहीं चलेगा। उनका कहना था, राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादिता सत्ता आपस में साठ गांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था को मशीनरी का उपयोग करती है। कहने का तात्पर्य है, जो राजसत्ता है, जो समाज में राज कर रही है वो, और ब्राह्मण जो उच्च जाति के लोग हैं, ये सभी क्या हैं कि समाज में इन्होंने धर्म को की सांठगांठ करके एक जो है पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड समाज को चला रखा है। क्योंकि इसमें एक वर्ग तो बहुत उच्च है और दूसरे वर्ग की स्थिति बहुत ही निम्न है, तो वो एक अनबैलेंस जो चीज़ होती है वो इन्होंने चला रखी है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को भी आंदोलन करना चाहिए। सिर्फ दलित वर्ग ही नहीं, स्त्रियां भी करें, क्योंकि समाज में जो वर्ग सबसे ज़्यादा पिछड़ा है वो है स्त्री वर्ग। फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शोकयाचना, आसूड़, किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्यधर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित है। आदर्श परिवार की अवधारणा। ठीक है, अब इन्होंने कहा, फुले एक ऐसे आदर्श परिवार की परिकल्पना करते हैं जिनमें पिता बौद्ध था, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी। अब ऐसा उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना क्यों करी? इसमें पहली चीज थी कि इस तरह के समाज की परिकल्पना में उन्होंने ये देखा कि सभी धर्म आपस में मिलकर रहें। ये ऐसी परिकल्पना इसलिए क्योंकि समाज में बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो उनका कहना था कि भाई एक परिवार में इस तरीके, एक परिवार ऐसा होगा तो समाज भी जाहिर सी बात है इसी तरीके का होगा, यानी कि समाज में सभी मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की फिक्र करेंगे। उनका मानना था कि समाज में यदि इस प्रकार की धार्मिक एकजुटता आ जाए तो लोगों की संकीर्णता नष्ट हो जाएगी और विचारों में सामंजस्य द्वारा सांप्रदायिक दंगों को जड़ से नष्ट किया जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। ब्राह्मणी मानसिकता का विरोध। वो खुद एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो ब्राह्मणी मानसिकता का खुलकर विरोध करते थे। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणी मानसिकता का बड़ा कड़ा विरोध किया। उनकी आधुनिक शिक्षा संबंधी कूटनीति को उजागर किया।
जिसमें आधुनिक शिक्षा का लाभ केवल उच्च वर्गों को ही मिलता था। उसमें शूद्रों का कोई नामो निशान नहीं था। उनका कहना था कि गरीबों को कर जमा करना और उनसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों को शिक्षा का खर्च करना बिल्कुल अनुचित है। अब क्या होता था, समाज में जो है ये उच्च वर्ग बहुत प्रभुत्वशाली था, उसके पास सारी सुविधाएं थी, पैसा भी था, सब कुछ था। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई ये शिक्षा का अधिकार भी सिर्फ इसी वर्ग के लोगों को होना चाहिए। अब इस वर्ग के लोगों के पास पैसा कहाँ से आता था? निम्न वर्गों से काम कराते थे, प्रताड़ित करते थे, पैसा होता था इनके पास। अब इनके लिए, अब मान लीजिए जैसे कोई निम्न वर्ग का है, इनके घर में काम कर रहा है, काम तो करेगा, इनको डोमेस्टिक हेल्प मिल रही, लेकिन उसको पैसा नहीं देते थे। तो इस तरीके से पैसा तो आप ले रहे हो निम्न वर्ग से, और उससे अपने ही वर्ग के, उच्च वर्ग के बच्चों को पढ़ा रहे हो, लेकिन उनसे वंचित किसको रख रहे हो शिक्षा से? जिनसे तुम पैसा ले रहे हो, यानी कि उन निम्न वर्ग के लोगों। तो इस तरीके की जो ब्राह्मण मानसिकता था, इसको इन्होंने सिरे से इनकार किया। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करना। समाज में जो एक वर्ग उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित था, जिसका समाज में होते हुए भी कोई दर्जा नहीं था, वो था स्त्री। और इसको दबाने का सबसे सटीक तरीका समाज ने जो निकाला था, वो था स्त्री को शिक्षा का अधिकार ना देना। ठीक है। ज्योतिबा फुले स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार दिलवाना चाहते थे। यानी कि जो अधिकार शिक्षा का समाज में पुरुषों को है, वो स्त्रियों को भी मिलना चाहिए, उसी तरह उनको भी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ताकि पुरुषों की तरह वे भी मानवीय अधिकारों को समझ सकें। वे पुरुषों के लिए अलग नियम और महिलाओं के लिए अलग नियम के पक्षपात मानते थे। यानी कि समाज में आप रह रहे हो, परिवार एक साथ चला रहे हो, समाज एक साथ चला रहे हो, लेकिन पुरुषों के लिए अलग नियम है और स्त्रियों के लिए अलग नियम है। स्त्रियां घर में रहें, पुरुषों बाहर काम करें, पुरुष पढ़ाई करें, स्त्री पढ़ाई नहीं करें। तो ये नियम उनको लगता था कि ये पक्षपात हो रहा है। उन्होंने स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करने वाली नई विवाह नीति विधि की रचना की। पूरी विवाह विधि में उन्होंने ब्राह्मण का स्थान ही हटा दिया। अब विवाह में देखिए, जो फेरे लगाता है वो कौन लगाता है? ब्राह्मण लगवाता है। उन्होंने जो नई विवाह नीति करी, उसमें से उस ब्राह्मण को हटा दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण जिस तरीके के 7 वचनों को पढ़ता था, उसमें सारे अधिकार पुरुषों को दिए जाते थे। तो उन्होंने अब उन जो 7 जो वचन लिए जाते थे, उन 7 वचनों को बदल दिया, और बदलने के साथ उनको पढ़ने वाले यानी उस ब्राह्मण का स्थान हटा दिया, क्योंकि वो वचन जो है वो सिर्फ पुरुष को ही सारा अधिकार देते थे। अब जो नियम उन्होंने बनाए, जो वचन बनाए, उसमें स्त्री को भी समान अधिकार प्राप्त हो रहे थे। उन्होंने एक नए मंगलकाष्टक यानी विवाह के अवसर पर पढ़े जाने वाले मंत्र तैयार किए। वे चाहते थे कि विवाह विधि में पुरुष प्रधान संस्कृति के समर्थक और स्त्री की गुलामगिरी सिद्ध करने वाले जितने मंत्र हैं, वो सारे निकाल दिए जाए। जैसा कि मैंने बताया कि स्त्री को गुलाम बनाया जाता था और पुरुष को सारे अधिकार दिए जाते थे, उस तरीके के सारे मंत्र वचन हटा दिए। उनके स्थान पर ऐसे मंत्र हो जिन्हें वर वधु आसानी से समझें। पहली बात तो समझ में आनी चाहिए। ज्योतिबा फुले ने जिन मंगलाकाष्टों की रचना की, उसमें वधु वर से कहती है, स्वतंत्रता का अनुभव हम स्त्रियों को है ही नहीं। इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। यह आकांक्षा सिर्फ वधु की ही नहीं, गुलामी से मुक्ति चाहने वाली हर स्त्री की थी। स्त्री के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए ज्योतिबा फुले ने हर संभव प्रयास किए, जितने हो सकते थे उन्होंने सारे ही प्रयास किए। अब उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। तो देखिए क्या है, ज्योतिबा फुले को उनके त्याग और समाज के उत्थान से जुड़े अनेक लोक कल्याणी कार्यों के लिए 1888 में महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। अब 1888 में कौन उपाधि प्रदान करेगा? अंग्रेज प्रदान करेंगे। किंतु वे आजीवन एक आम आदमी बनकर ही समाज सेवा के महान कार्यों से जुड़े रहे। महात्मा उपाधि दिए जाने पर उन्होंने कहा, मुझे महात्मा कहकर मेरे संघर्षों को पूर्ण विराम मत दीजिए। उनका मानना था कि मठाधीश के पद पर आसीन व्यक्ति आजन्म की तरह संघर्ष नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई तो उन्होंने उस उपाधि को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मुझे महात्मा की उपाधि मत दीजिए, क्योंकि अगर आप महात्मा की उपाधि मुझे दे देंगे तो मेरे अंदर वो भाव आ जाएगा और मेरा ये संघर्ष कहीं ना कहीं रुक जाएगा, उसमें पूर्ण विराम लग जाएगा। इसलिए उन्होंने उस महात्मा की उपाधि को स्वीकार नहीं किया और उसे मना कर दिया, कि क्योंकि वो अपनी ताउम्र जो है वो इस तरह के संघर्ष में रत रहना चाहते थे।
सावित्री बाई की शिक्षा में रुचि। अब उनकी पत्नी ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी उनका नाम था सावित्री बाई फुले। फुले की कथनी और करनी एक थी, अर्थात वे जो बोलते थे उसे करके दिखाते थे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब उन्होंने अगर स्त्री शिक्षा पर बल दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी स्त्री को पढ़ाने का काम किया। वो सिर्फ पहले समाज ही नहीं सुधारना चाहते थे, उन्होंने ये शुरुआत कहाँ से करी? अपने घर से करी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनके द्वारा पत्नी सावित्री बाई को शिक्षित करना। उनकी मदद से सावित्री बाई ने न सिर्फ मराठी भाषा सीखी बल्कि अंग्रेजी लिखना पढ़ना भी सीख लिया। उनको पढ़ना लिखना आता ही नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मातृभाषा मराठी सीखी और उसके बाद अंग्रेजी सीखी। सावित्री बाई को बचपन से ही शिक्षा में रुचि थी। वो बहुत ही इंटरेस्टेड थी शिक्षा में, लेकिन अब चूंकि समाज में स्त्री लड़की को पढ़ाना सही नहीं माना जाता था तो वो चीज़ उनके साथ भी हुई। एक बार की बात है, बालिका सावित्री बाई शिखल गांव के हाट में कुछ खरीद कर खा रही थी। यह देख एक लाट साहब यानी अंग्रेज ने उन्हें समझाया कि इस तरह रास्ते में खाते हुए घूमना अच्छा नहीं है, कि या तो तुम खा लो फिर घूमो या घूम लो फिर खाओ, घूमते भी जाओ खाते भी जाओ तो ये अच्छा नहीं होता। फिर उसने उसे ईसाई मिशन से जुड़ी हुई एक पुस्तक दी। अब चूंकि ईसाई थे तो उन्होंने एक पुस्तक दी ताकि वह घर जाकर उसे पढ़ सके अथवा पढ़ना न आने पर उसके चित्र देख सके। अब उस जो अंग्रेज था उसने ये पुस्तक दी तो वो जानता था कि भाई समाज में स्त्रियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो ठीक है तुम अगर पढ़ना आता तो तुम पढ़ लेना, नहीं तो इसमें जो पिक्चर्स बने हुए हैं उनको देखकर बहुत सारी चीजें तुम सीखोगी। यही सोचकर उन्होंने वो पुस्तक दी। सावित्री ने उस पुस्तक को संभाल कर रखा और 1840 में ज्योतिबा फुले के साथ प्रणय सूत्र में बंधने और उसके उपरांत उनके द्वारा शिक्षित किए जाने के पश्चात उन्होंने वह पुस्तक पढ़ी। यानी कि जब उनके पति ने उनको शिक्षित किया, वो पढ़ना लिखना सीख गई, फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले वही पुस्तक पढ़ी। फुले दंपति द्वारा किए गए समाज कल्याण के कार्य। अब वो समाज सुधारक थे तो जाहिर सी बात है कि ये समाज सुधारने का काम सबसे पहले उन्होंने अपने घर से ही शुरू किया। क्या किया उन्होंने? देखिए, अपनी पत्नी के सहयोग से फुले ने 14 जनवरी 1848 को पुणे के बुधवार पेठ निवासी भिड़े के बाड़े में देश की पहली बालिका पाठशाला की स्थापना करी। तो समाज कल्याण का काम शुरू हो रहा है, तो जिसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया? स्त्रियों को शिक्षित करने का काम किया। तो उन्होंने भारत का यानी कि देश का पहला बालिका पाठशाला की स्थापना करी। तत्पश्चात उन दोनों ने मिलकर दलित बालिकाओं के लिए बारी बारी से कई पाठशालाएं खोली। देखिए, अब स्त्री शिक्षा में क्या हुआ कि स्त्री को शिक्षा तो पढ़ाया जा रहा था, लेकिन दलित महिला को उसमें नहीं ला सकते थे क्योंकि समाज में ऊंच नीच की विसंगति भी थी। तो फिर उन्हें दलित पाठशाला अलग खोलनी पड़ी, दलित महिला पाठशाला अलग खोलनी पड़ी, जहां पर दलित महिलाएं आकर पढ़ती थी। परंपरा के विरुद्ध किए जा रहे इन कार्यों से उपजे सामाजिक विरोध के कारण उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा। अब जब उन्होंने इस तरीके से स्त्रियों को पढ़ाने का काम किया, फिर दलित महिलाओं को पढ़ाने का काम किया, तो अब चूंकि ये एक ब्राह्मण परिवार से थे तो इनके परिवार में जब ये सारी चीज़ें पता चली तो भाई घर ने सबसे पहले विरोध किया और इनके पिताजी ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है कि भाई तुम्हें ये सारे काम करने तो तुम्हें मेरे घर में नहीं रहना, जाओ यहाँ से। उनको घर से निकाल दिया। पाठशाला जाने के क्रम में उनकी पत्नी को लोगों की गालियां और पत्थर भी खाने पड़े। यानी कि अब ये मान लीजिए कि भाई स्त्री को पढ़ाया जा रहा है तो स्त्री का विरोध भी किया जाता था, तो पत्थर मारे जाते थे, तरह तरह की गालियां दी जाती थी, ऐसा काम होता था। पर इन सब से इन दोनों पति पत्नी का हौसला कम ना हुआ। ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने हार मान ली कि ठीक है अब हम नहीं करेंगे, उन्होंने पूरा हौसला रखा और वो अपने काम में करते रहे। 1890 ईस्वी तक दोनों ने एक प्राण बनकर अपने पवित्र अभियान को पूरा किया। ठीक है, आदर्श दाम्पत्य का मिसाल। अब दोनों ने एक ऐसे दाम्पत्य जीवन का मिसाल रखी जो वाकई आदर्श थी। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने न सिर्फ किसानों तथा अछूतों के घर घर जाकर बच्चियों को पाठशाला भेजने का आग्रह किया, बल्कि अनाथ बच्चों व विधवाओं हेतु बाल हत्या प्रतिबंध गृह के द्वार भी खोले और सभी जातियों के लिए अपने घर का हौज भी खोल दिया। अब देखिए क्या होता है, आप छुआछूत मिटाना चाहते हो तो छुआछूत में क्या होता था कि भाई जो दलित लोग होते थे उनके लिए पानी गांव के बाहर होता था। उन्हें आप मतलब उनके कुएं में जो समाज का जो कुआं होता था उसमें दलितों की छाया तक नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा होता था उस समय।
तो भाई इन्होंने सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करी। इन्होंने इनके घर में जो हौज था, पानी का जो प्रबंध था, वो इन्होंने दलितों के लिए खोल दिया कि दलित आए और इनमें से पानी पिए। तो सोचिए कितना बड़ा काम किया इन्होंने। सिर्फ समाज में बात कहने के लिए नहीं कही, इन्होंने सच में करके दिखाई। इस प्रकार फुले दंपत्ति ने सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और अनीतिपूर्ण रुचियों का खुला विरोध कर दलितों, शोषितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आज जहां प्रबुद्ध वर्ग के प्रतिष्ठित दंपत्ति एक दूसरे से अलग होकर न केवल मन में एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव पालते हैं, वरन एक दूसरे को समाप्त करने पर तुल जाते हैं, इन दोनों महान दंपत्ति ने 50 वर्षों तक एक साथ मिलकर जन कल्याणार्थ कार्य करते हुए आदर्श दाम्पत्य की मिसाल प्रस्तुत करी। तो आज के समय में लोगों के बीच कितनी जल्दी मनमुटाव आ जाता है, दाम्पत्य पति पत्नी के बीच आ जाता है ना, जरा सी मुश्किल आने की लड़ाई झगड़ा शुरू, सब कुछ हो जाता है। लेकिन इन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और 50 साल का एक सुखद दाम्पत्य निभाया और मिलकर काम किया एक दूसरे के सपनों के लिए। तो ये थे महान ज्योतिबा फुले, जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। और ये पढ़ा जितना भी हमने इसे लिखा था सुधा अरोड़ा जी ने। तो बहुत कुछ था जो हमने आज जाना और समझा। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, तो इन्हीं पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। आपने अध्याय समझ लिया है, जल्दी हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, ताकि हम आगे भी आपके लिए जो कोई भी ई चैप्टर या वीडियोस लेकर आ रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे आगे फिर से नए अध्याय के साथ में, और अध्याय है वो खानाबदोश। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।